हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। गाइस, आपको पता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये एक केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट है। तो गाइस, इसमें क्या होता है, जो केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट है, मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स जो होती है वो किसी रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं। तो जब किसी रिएक्शन की स्पीड, वेलोसिटी सबको देखते हैं तो उसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो गाइस, इसमें बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी भी किसी अभिक्रिया के लिए या फिर किसी रिएक्शन के लिए वहां पे एनर्जी की बात करता है। तो रिएक्शन के किस एनर्जी की ये बात करता है उसको इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। तो आइए से फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस, जल्दी से पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए। आप लोग जो भी बातें हम यहाँ बोलते हैं आप उसे फटाफट नोट करते जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको पहले पता होनी चाहिए यहाँ पे कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे मॉलिक्यूल्स उस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो उस रिएक्शन को कंप्लीट करके कुछ अदर कंपाउंड में चेंज हो सके। जैसे कि सपोज करो कि आप लोग की रेस हो और सामने कोई पहाड़ हो, आपको उस पहाड़ को पार करना है। तो जिसके पास से उतनी एनर्जी हो कि वो उस पहाड़ को पार कर सके तभी तो वो पहाड़ पार करेगा, अन्यथा पार नहीं कर पाएगा। तो वैसे होता है रिएक्शन में भी। रिएक्शन में क्या होता है कि इनमें सारे मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो उस पहाड़ को या फिर उस बैरियर को या फिर उस एनर्जी बैरियर गैप को पार करके अपने प्रोडक्ट में वो चेंज हो सके। तो आज हम उसी एनर्जी बैरियर के बारे में या फिर उसी एनर्जी गैप के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें। तो देखिए क्या होता है इसमें। तो पता है यहाँ पे कि सारे जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास एनर्जी होती नहीं है कि वो उसको प्रोडक्ट में चेंज कर सके। तो गाइज, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ही एटम्स, अब शायद तो होंगे नहीं, लेकिन कुछ एटम्स जो होते हैं उनके पास एनर्जी होती है कि वो उत्पाद या प्रोडक्ट में वहां पे चेंज हो सकते हैं। तो गाइज, वो एनर्जी क्या होती है? अगर सपोज करो कि मेरे पास एक एटम्स हो, कोई भी एक एटम्स हो, यहाँ पे मानते हैं कोई एक एटम्स है। अब इस एटम के पास ऐसी एनर्जी हो कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके, मतलब रिएक्शन को उसको कंप्लीट कर सके। अगर ये जो मॉलिक्यूल्स है ये रिएक्शन को कंप्लीट करता है तो मतलब कि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। तो गाइस, यहाँ पे जो वो एनर्जी होती है उसे ही कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी एनर्जी या फिर कह सकते हैं जिस एटम के पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पर्याप्त होती है वही एटम्स रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। तो गाइस, ध्यान सुनिएगा कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो किसी भी मॉलिक्यूल की वह मिनिमम एनर्जी होती है जिसके प्राप्त करने पर या फिर उससे थोड़ा सा अधिक होने पर वो उस एनर्जी बैरियर को पार कर सके या फिर उस एनर्जी बैरियर को पार करके रिएक्शन को कंप्लीट कर दे, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक। और जिस एटम के पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी पाया जाता है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जिस एटम के पास पाया जाता है उस एटम को हम कहते हैं एक्टिव एटम। क्या कहते हैं? एक्टिव एटम कहते हैं। एक्टिव एटम या मॉलिक्यूल कह सकते हैं उसको। मतलब कि जिस एटम्स के मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी पाया जाता है उसे हम एक्टिव एटम्स या एक्टिव मॉलिक्यूल कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्या कहते ही हैं उसे हम। ठीक। अगर ये एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं, मतलब कि एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि वो एक्टिव है, उसके पास एनर्जी मिल गई, वो उस बैरियर को पार कर सकता है। ठीक। अगर वो उस बैरियर को पार कर सकता है तो मतलब कि वो रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि जिनके पास एक्टिव एनर्जी हो या फिर एक्टिव एटम्स हो, वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो, वो एटम्स अगर उस बैरियर को पार कर देते हैं, मतलब जिस बैरियर को पार करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, उस एनर्जी बैरियर को कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इतना समझ में पहले मैंने क्या कहा? अभी हमने ये कहा कि जिस किसी भी एटम्स के पास अगर उसके पास एक्टिव एटम्स है, मतलब कि कोई एक एक्टिव एटम्स है रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करने वाले, किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट के जो जनरली मॉलिक्यूल होते हैं अगर उनके पास एक्टिव एटम्स है, मतलब वो मॉलिक्यूल्स क्या है? एक्टिव है। अगर वो एक्टिव मॉलिक्यूल है तो जिस एनर्जी बैरियर को पार करके वो रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं उस एनर्जी गैप या उस एनर्जी बैरियर को कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। अब गाइस, इसमें क्या होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, फिर जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उन एक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए, मतलब जो मॉलिक्यूल्स पहले से दिए गए हैं उनको एक्टिव करने के लिए कुछ तो मॉलिक्यूल एक्टिव ऑटोमेटिक हो गए और बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्टिव नहीं होते। उन मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने के लिए उसे कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती रहती है। अगर उसको एनर्जी की आवश्यकता होती रहती है तो वो एनर्जी हम बाहर से उसको प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी उसे हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने के दो रास्ते होते हैं, टू वे से हम एक्सटर्नल एनर्जी को हम उसे दे सकते हैं। मतलब कि इनके अलावा जो भी एटम्स बचे होते हैं उनको हम दो रास्तों के, दो
तरीकों से उनको हम एक्टिवेशन एनर्जी दे सकते हैं। पहला होता है कि उन्हें हम सनलाइट में रख दें, सनलाइट धूप में रख दें। अगर सनलाइट के वजह से इसको अभिक्रिया कराते हैं तो मतलब कि उसको हम एच भी एनर्जी ही दे रहे हैं, मतलब कि ये नेचुरली एनर्जी होता है, इसको हम वहां से एनर्जी भी दे रहे हैं। सेकंड क्या होता है, सेकंड एक सिंपल तरीके से हीट कर दें, हीट कर दें, ये नेचुरली नहीं है, इसको हम सिंपली हीट कर दें। अगर इसको हम हीट कर देते हैं तब इसको एनर्जी मिल जाएगी। तो मतलब कि जो बाकी के एटम्स बचे होते हैं उन एटम्स को हम एनर्जी जब बाहर से देते हैं तो वो भी एटम्स क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और वो भी एक्टिव हो जाएंगे तो वो भी एनर्जी बैरियर को पार करके अपने रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो उसे भी क्या कहेंगे हम, एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और उस बैरियर क्या कह सकते हैं वहां पे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक, तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जितना एनर्जी, जितना मिनिमम एनर्जी, वह मिनिमम एनर्जी जो हम उस मॉलिक्यूल को दे करके एक्टिव करते हैं उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, मतलब ये है कि जितना एनर्जी इसको हम दिए ताकि ये उस बैरियर को पार करके उस अप रिएक्शन को कंप्लीट कर ले तो उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? तो गाइस अब यहां से ये पता चलता है कि किसी भी रिएक्शन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो अपने रिएक्शन को कंप्लीट कर ले, मतलब कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो अपने उस रिएक्शन को कंप्लीट कर सके। तो सिंपल सी बात है कि उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें वहां से एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, तो वही जो एक्सटर्नल एनर्जी है उससे ही हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो गाइस अब हम इस एक्टिवेशन एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो आइए क्या होता है इसमें, देखिए कुछ इसमें क्या होता है, जो पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट तो क्या है कि इसमें सिंपल सी बात है कि जो कुछ जनरल मॉलिक्यूल्स, मतलब रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ जनरल मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन के द्वारा भी एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं। क्या पहली बात है कि जो पहले कुछ एटम्स होते हैं वो एटम्स आपस में, मॉलिक्यूल के जो एटम्स होते हैं वो आपस में ही कोलिजन करने के बाद कुछ न कुछ वहां से एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। पहली बात ये होगी, ठीक है। अगर उसके पास कोलिजन के द्वारा वहां पे एनर्जी जनरेट कर रहा है तो मतलब कि उसके पास कुछ न कुछ पर्याप्त एनर्जी मिल रही है जिसके कारण क्या कर रहा है, उस एनर्जी बैरियर को पार करके अपने रिएक्शन को वो कंप्लीट कर सकता है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, अब सेकंड पॉइंट जो होता है वो है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे जो रिएक्टेंट है इसके पास कुछ बैरियर थे, यहाँ पहाड़ से जैसा हुआ, ये क्या हुआ यहाँ पे, ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो गाइस देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट से कुछ मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके सामने क्या है, ये एक इतना ऊंचा एनर्जी बैरियर है। अब इसको इस बैरियर को पार करके कहाँ जाना है, इस सेक्शन को कंप्लीट करना है। तो अगर इसके पास जो एनर्जी बैरियर है, मतलब कि अगर इसके पास सिंपल सी बात, अगर ये एनर्जी जो बैरियर है अगर ये क्या हो जाए, कम हो जाए, तो जो मॉलिक्यूल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है वो अधिक बढ़ जाएगी। तो सेकंड पॉइंट यहीं पे है, सेकंड पॉइंट यही है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है वो एक्टिव मॉलिक्यूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कितना होता है, एक्टिव मॉलिक्यूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये एक्टिव मॉलिक्यूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी यहां से क्या होना चाहिए, कम होगा, तो एक्टिव मॉलिक्यूल संख्या वहां पे अधिक होगी। अगर एक्टिव मॉलिक्यूल संख्या वहां पे अधिक होगी तो जो रिएक्शन का स्पीड या वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा इंक्रीज कर जाएगा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो जो रिएक्शन का जो स्पीड था पहले की अपेक्षा क्या हो गया, अब वो बढ़ गया। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट होगा, अगर हम किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर हम रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वहां पे एक्टिव मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ जाएगा, जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन की है वो क्या होगा, पहले अपेक्षा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर दे रहे हैं तो मतलब कि उसके मॉलिक्यूल को हम हीट कर रहे हैं, हीट करने का मतलब कि उस मॉलिक्यूल को हम एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से क्या एक्सटर्नल एनर्जी उसको हम दे रहे हैं। जब उसे हम एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो रिएक्शन को कंप्लीट करने की ओर ही आगे बढ़ेगा। ठीक, जब वो आगे बढ़ेगा तो मतलब कि वहां पर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। अगर उसे एनर्जी मिले तो एक्टिव हो गया, अगर वो एक्टिव हो तो मतलब पहले की अपेक्षा जो एक्टिव मॉलिक्यूल में जो कंसंट्रेशन था वो क्या हो गया, बढ़ गया है, तो उसे कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट यही है।
फोर्थ पॉइंट, सिंपल सी बात, जो फोर्थ पॉइंट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या होता है कि जो कुछ एटम्स होते हैं, अभी हमने पहले बताया कि एटम्स जो होते हैं वो आपस में कोलाइज करके, मतलब कोलिजन करके, आपस में टकरा करके, लड़ भिड़ करके एनर्जी को वहां से प्राप्त कर लेते हैं। तो वही बात यहाँ भी कहा जा रहा है, जब हम इन एटम्स को आपस में कोलाइड करवाते हैं, अगर इनको आपस में क्या करना है, कोलाइड करवाना है, तो कुछ वहां पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसके पास क्या होते हैं, ये बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही एक बड़ा होता है, लार्ज होता है, जिसके कारण इसके पास क्या होती है, इनके पास हाई एनर्जी होती है, इनके पास हाई एनर्जी होती है, और हाई एनर्जी के होने के कारण इनके पास ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मतलब पहले के अपेक्षा ये बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए। देखिए गाइस, यहाँ पे बाहर से एनर्जी को हम नहीं दिए हैं, नहीं दिए है ना, हम इसको आगे आपस में ही लड़ा दिए। जब इनको आपस में ही टकरा दिए तो इनके पास एनर्जी क्रिएट हो गया। तो एक रास्ता ये भी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो इनको अगर आपस में टकरा दिए तो इनके पास क्या हो गया, कुछ हाई एनर्जी हो गया। जब इनके पास हाई एनर्जी हो गया तो मतलब ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए। जब ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए तो कुछ समय बाद क्या हो गया, ये कुछ समय बाद क्या हो गया, ये अपने ही अणुओं में टूट करके ये प्रोडक्ट का निर्माण यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ 3-4 पॉइंट्स हो गए। ये एक्टिवेशन एनर्जी के कुछ पॉइंट्स है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। जहां भी नहीं समझ में आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सी बात यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो आयोडीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये मेरे पास एक रिएक्शन है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक सिंपल सा एक लाइन का रिएक्शन है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं, ये सिंपल सा एक लाइन का रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी इसको देखोगे आगे तो समझ में आएगा इसको कि क्या है। अभी ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो H2 मॉलिक्यूल्स है वो कुछ ऐसा होगा, हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करके H2 मॉलिक्यूल का निर्माण किया हुआ है, यहाँ पे ऐसा बना होगा। अब आगे क्या है, यहाँ पे आयोडीन भी आयोडीन से क्या करके बॉन्डिंग करके एक आयोडीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया होगा, ऐसा कुछ। अब हम बताएं यहाँ पे, देखिए इसमें कोई भी एनर्जी हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ। आती बात है यहाँ पे ना कि ये रिएक्शन आखिर कैसे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं है, ना सनलाइट है ना ही क्या है, हीट दिया गया है। हमने अभी भी बताया कि यहाँ पे 2 रास्ते होते हैं एनर्जी देने के, एक सनलाइट होता है, एक क्या होता है, हीट होता है। ना हम यहाँ पे हीट दिए हैं ना यहाँ पे सनलाइट दिए हैं, तो ये आखिर रिएक्शन ये कंप्लीट कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं दिए हैं। तो अभी हम जस्ट इसके पहले बताए हैं पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे उसमें 2 पॉइंट बताए, पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट में हमने बताया यही कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में ही टकरा करके एनर्जी को क्रिएट कर लेते हैं या फिर एनर्जी को जनरेट कर लेते हैं। तो आयोडीन का मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में ही रिएक्ट करके, मतलब आपस में ही कोलाइड करके, कोलिजन करके वहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब आपस में जब कोलिजन करते हैं तो वहां पे कुछ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखिए जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे आयोडीन, अब यही मेरे पास क्या है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब जो ये आपके सामने इंटरमीडिएट कंपाउंड दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है। अगर ये हाई रिएक्टिव हो गया तो मतलब कि क्या होगा, इसके पास एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। ये हाई एनर्जी वाला क्या होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होगा। अगर इसके पास हाई एनर्जी, ये हाई रिएक्टिव है, ये तो तब तो ये अपने स्टेबल फॉर्म में रहेगा ही नहीं, ये बहुत ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा। जब ये बहुत ही अनस्टेबल होगा तो मतलब कि क्या होगा, ये अपने से ये ब्रेक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये यहाँ से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद HI हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लेकिन
यहाँ देखोगे तो कहोगे सर आपने तो बताया ही नहीं कि यहाँ पे कुछ एनर्जी दिया गया है। आप कहोगे कि अभी आपने बताया कि दो रास्ते होते हैं एनर्जी देने के, अगर उनको एनर्जी नहीं मिलती है तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं, तो आप कहोगे कि यहाँ पे गलत बताए हैं। लेकिन यहाँ पे दिख गया सही है। क्या दिखा सही है पे कि जब दोनों आपस में कोलाइड किए तो उनके पास एनर्जी मिल गई, और कैसी बहुत ही हाई एनर्जी मिली। जब बहुत ही हाई एनर्जी यहाँ पे मिल गई तो क्या बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोड का निर्माण यहाँ पे कर लिया है, मतलब कि ये उस रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। तो ये था एग्जांपल आपके सामने। और गाइस देखिए, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को ही कंप्लीट करने के लिए अर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया। वो क्या है देखिए, अभी अर्हेनियस ने कहा कि किसी भी रिएक्शन का जो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के, उसके इक्वल क्या होता है कि a e के पावर माइनस ई ए। अर्हेनियस ने ये एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया था इस एक्टिवेशन एनर्जी को समझाने के लिए। उन्होंने कहा था कि ये एक रिलेशन ऐसा है जिसके द्वारा हम एक्टिवेशन एनर्जी को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो ई ए है, ये देखिए यहाँ पे जो ई ए लिखा है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है, और जो आर है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिस रिएक्शन कांस्टेंट है, और ए क्या है, ए है अर्हेनियस कोफिशिएंट है। इसी इक्वेशन के हिसाब से उन्होंने एक ग्राफ बनाया, जो कि चलिए अभी बनाते हैं हम, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, आज हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को एक ग्राफ के माध्यम से, मतलब कि जो अर्हेनियस इक्वेशन था उसी के मीडियम के द्वारा हम यहाँ पे ग्राफ के द्वारा इस एक्टिवेशन एनर्जी को समझते हैं। तो पहली बात की जो थी एक्टिवेशन एनर्जी की जो फार्मूला आया था अर्हेनियस द्वारा, K इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। अब इस इक्वेशन के बाद ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए जो हम ग्राफ बनाते हैं वो रिएक्शन के एनर्जी और रिएक्शन प्रोसीजर के बारे में बनाते हैं। इधर क्या कर रहा है, इधर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, इधर रिएक्शन की एनर्जी को हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ये पॉइंट है बीच वाला, ये क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन है। अगर हम रिएक्शन के रिएक्टेंट को अगर ओरिजिन पे रखेंगे तो मतलब कि उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी, वो बहुत ही क्या होगा, उसके पास कोई एनर्जी नहीं हो, बहुत ही हाई स्टेबल फॉर्म में होगा, उसके ऑप्टेट कंप्लीट होंगे। जब बहुत ही हाई स्टेबल फॉर्म में होता है तो वो भी वो रिएक्शन नहीं करता है, उसके अंदर से कुछ न कुछ एनर्जी होनी चाहिए। ठीक, तो सिंपल से इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे हम, जो है रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। अब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए तो इनकी एनर्जी क्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ समय के बाद क्या होगा, घटने लगा, घटते घटते एकदम ही घट गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है। देखा यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल है। जब ये आपस में जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे आपस में कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद ये बहुत ही हाई एनर्जी पहुंची, जहां पे ये इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते थे। इसे कहते हैं एनर्जी बैरियर। अब इस एनर्जी बैरियर को पार कहा जा रहा है, ये अपने रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है। यही क्या होती है, ये बहुत ही हाई एनर्जी पे है। देखिए आप लिख दे रहे हैं, ये क्या है, हाई एनर्जी पे है। ठीक ठीक, अब देखिए जो रिएक्टेंट का जो लेवल, एनर्जी लेवल था, इस एनर्जी लेवल से जो ये हाई बैरियर एनर्जी है, इसके जो गैपिंग है, इसी को कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब उसके बाद जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी उस लेवल से जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, इनके जो गैपिंग है, अब जरूरी नहीं कि ये इससे कम हो या इससे अधिक भी हो सकती है, जरूरी नहीं कमी हो इससे, मतलब नीचे इससे ऊपर भी सकती है। बताएंगे कैसे होता है। जो ये गैपिंग होती है इसे कहते हैं डेल्टा एच कहते हैं। डेल्टा एच का मतलब होता है ये रिएक्शन की एनर्जी है, एंथैल्पी चेंजिंग, थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी चेंज को वही आता डेल्टा एच। इसको छोड़ते हुए फिर यहाँ पे क्या, इसकी गैपिंग थी उसे भी निकाले डेल्टा एच यहाँ पे। ठीक, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी है, या फिर कह सकते हैं इसको रिएक्शन की क्या है, रिएक्शन एनर्जी है। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया। यही ग्राफ को समझाया था उन्होंने अर्हेनियस ने अपने इक्वेशन के द्वारा।
तो इतनी बात समझ में आई। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग या फिर ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको जल्द जल्द